हेलो डियर स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल है आप सभी लोगों की। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, फिट होंगे, फाइन होंगे और आप सभी लोगों की पढ़ाई बहुत अच्छी तरीके से चल रही होगी। क्या हाल चाल है आप सभी लोगों के। देखो, आज हम चैप्टर 2 पर आ चुके हैं, यानी ज्योग्राफी के अंदर। ज्योग्राफी के जो एसएसटी जो हमारी क्लास 10 की है उसमें हमने हिस्ट्री कंप्लीट कर ली, पॉलिटी कंप्लीट कर ली। अब ज्योग्राफी का यानी कि भूगोल का चैप्टर नंबर 2 है। चल, पहला चैप्टर उम्मीद करता हूँ आप सभी लोगों ने देख लिया होगा और पीडीएफ उसकी इतनी जबरदस्त थी कि आप लोग पीडीएफ को 2 बार पढ़ लो, सब कुछ क्लियर हो जाएगा और मैंने सबको बता भी दिया था। तो आज हम पढ़ने वाले हैं वन्य एवं वन्य जीवों का संसाधन क्या है। वन्य क्या है, वन्य जीवों के संसाधन क्या है, वन्य जीव क्या होते हैं, क्या नहीं होते हैं, इन चीजों को हम एक्सप्लेन करने वाले हैं, इसको अच्छी तरीके से समझने वाले हैं। चलिए क्लास को करते हैं शुरू। जो कोई भी चैनल पर नया हो डियर स्टूडेंट्स, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि ये है कि आपको क्लास की नोटिफिकेशन मिलती रहे। और फर्स्ट ऑफ ऑल आपके लिए एक न्यूज है, ब्रेकिंग न्यूज ये है कि एक आपका शाम 7:30 बजे से बैच चल रहा है इसका मैथ्स के रिवीजन का, क्लास 10th मैथ्स का रिवीजन चल रहा है। रैपिड रिवीजन, एकदम जबरदस्त तरीके वाला रिवीजन हो रहा है, जिसमें काफी सारे बच्चे जुड़ते हैं, काफी लोग जुड़ते हैं और आप लोग भी जुड़ा करो। सभी लोग, उम्मीद है आप सभी लोग जुड़ते ही होंगे। जिसमें आपका मैथ का रिवीजन चल रहा है, आपकी मैथ की तैयारी यानी 90+ लाने की पूरी तैयारी कराई जा रही है। आप लोग उसमें जाकर के जरूर जुड़ा करो, ठीक है। 7:30 बजे वाले बैच। चलो तो परिचय देख लेते हैं। हमारी पृथ्वी जीवधारियों, सूक्ष्म जीवाणुओं से लेकर बैक्टीरिया, जोक से लेकर ब्रटवच, हाथी और ब्लू व्हेल तक का घर है। यानी कुल मिला के हमारी पृथ्वी पर हम यानी मनुष्य भी रह रहे हैं और जीव भी रह रहे हैं। छोटे छोटे जीव से लेकर छोटे छोटे विषाणु जीवाणुओं से लेकर के और बड़े बड़े जीव यानी कि आपके ब्लू व्हेल, हाथी और बड़े बड़े जीव, और कुछ जीव तो रह चुके हैं। जैसे कि अगर मैं बात करूं तो आपकी जो नष्ट हो चुके हैं उनको क्या, डायनासोर वगैरह जो नष्ट हो चुके हैं, काफी बड़े बड़े जीव रह चुके हैं, ठीक है। इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, जीव बोलते हैं। ये सब क्या है, हमारे लिए जीव है और हम भी जीव ही हैं, ठीक है। ये परिचय है नॉर्मल सा। अब भारत में वनस्पति जात और प्राणी जात, मतलब वनस्पति कितने प्रकार की जात, मतलब क्या होता है, कितने विभाजन है, किस तरीके का विभाजन है, और प्राणी जात यानी कौन कौन सी है, क्या क्या चीजें हैं, इसके बारे में। भारत जैव विविधताओं के संदर्भ में विश्व का सबसे समृद्ध देशों में से एक है। वो तो है, जैव विविधता बहुत है इसमें। और विश्व की सारी प्रजातियों की 8% संख्या, लगभग 16 लाख पाई जाती है। अनुमानतः भारत में 10% वन्य वनस्पति जात और 20% स्तनधारियों के लुप्त होने के खतरा है। यानी कि अनुमानित भारत में 10% वन्य वनस्पति जात और 20% स्तनधारियों के लुप्त होने का खतरा है। इनमें से कई प्रजाति तो नाजुक अवस्था में है और लुप्त होने के कगार पर है। इनमें चीता, गुलाबी सिर वाला बतख, पहाड़ी कोयल आदि शामिल हैं। जो कि जैसे चीते का क्या है, टाइगर रिजर्व चलाया जा रहा है। टाइगर रिजर्व में हमारे में लगभग काफी सारे चीते हैं। अब तो कुछ वीकेंड पहले दिन कुछ न्यूज आई थी जिसमें से कुछ टाइगर जो है मर गए थे। गुलाबी सिर वाला बतख, पहाड़ी कोयल, ये सब क्या है, एक स्पेसिफिक वन्य जीव है हमारे लिए, एक स्पेसिफिक जीव है जो कि लुप्त होने की कगार में, खत्म हो रही है इनकी प्रजाति। तो इनको, इनके लिए रिजर्व चलाए गए हैं, इनके देखभाल किया जाता है गवर्नमेंट द्वारा। राष्ट्रीय नेशनल लेवल पर इनको सुरक्षित रखा जा रहा है कि जिससे ये सुरक्षित रह सके, ठीक है, इनकी प्रजाति लुप्त ना हो, इसके लिए इनको सुरक्षित भी रखा जाता है। जैव विविधता, किसी भी क्षेत्र में पाए जाने वाले जंतुओं और पादपों की जैव विविधता उस क्षेत्र की जैव विविधता कहते हैं। पादपों की विविधता को जैव विविधता। जैव विविधता का मतलब है जिस क्षेत्र के बारे में बात कर रहे हैं उसमें कितनी विभिन्नताएं हैं। जैसे कि अगर पेड़ों के बारे में बात करें तो पेड़ कई प्रकार के होते हैं, कई छोटे पेड़, कई बड़े पेड़, कई। अगर जानवरों की बात करें तो जानवर भी कई प्रकार के होते हैं, बड़े जानवर, छोटे जानवर, छोटे छोटे, बहुत ज्यादा छोटे जानवर। तो ये जैव विविधता हो गई। अगर मनुष्यों की बात करें तो मनुष्यों में, हमारे में मनुष्यों में जाति विविधता बहुत है। जाति की विविधता और धर्म की विविधता। मनुष्य तो मनुष्य होते हैं, ठीक है, सबके सब बराबर। अगर बात करें तो एक पुरुष और एक स्त्री, लेकिन अगर उनकी विविधता की बात करें तो उनमें विविधता जाति के आधार पर और धर्म के आधार पर ज्यादा है। कितनी जातियां कितने प्रकार की होगी, धर्म कितने प्रकार के होंगे। अगर विविधता का मतलब होता है विभिन्नता, कितनी विभिन्नता है, कितनी अलग अलग, कितनी क्वालिटी, कितने हमारे पास ऑप्शंस हैं, ऐसा समझ सकते हो। तो भारत की वनस्पति जात और प्राणी जात में विविधता क्या है। जैव विविधता के मामले में भारत एक संपन्न देश है। विश्व की लगभग 16 लाख प्रजातियों में से लगभग 8% प्रजातियां भारत में पाई जाती हैं। 16 लाख प्रजातियों में से 8% प्रजातियां ऐसी हैं जो भारत में पाई जाती हैं। लुप्त प्राय प्रजातियों जो नाजुक अवस्था में है, ये तो भी हमने पढ़ा थोड़ी देर पहले ही, कि चीता, गुलाबी सिर वाला बतख, पहाड़ी कोयल, जंगली चित्तीदार उल्लू, महुआ की जंगली किस्म की, काफी सारे हैं ऐसे जो कि लुप्त अवस्था में हैं। कुछ तो ऐसे हैं जो लुप्त हो गए, जैसे डायनासोर बिल्कुल ही खत्म हो चुके हैं। और बढ़िया, वो खत्म ही हो गया, इतना बड़ा जानवर था जो सबको खा जाता है। अंतरराष्ट्रीय संरक्षण, इंटरनेशनल पर संरक्षण क्या, अंतरराष्ट्रीय संरक्षण और प्राकृतिक संसाधन संरक्षण यानी IUCN के अनुसार, IUCN के अनुसार क्या है, प्रजातियों का वर्गीकरण, सामान्य प्रजातियां,
जिस प्रजाति की जनसंख्या जीवित रहने के लिए सामान्य हो उस प्रजाति को सामान्य प्रजाति, यानी जो आराम से जीवित रह सकते हैं उनके, ऐसा नहीं है कि उनके लिए खास स्पेशल ट्रीटमेंट दिया जाए, आराम से जीवित रह रहे हैं, अपना जीवित रह रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं और अच्छे तरीके से रह पा रहे हैं, उनके लिए स्पेशल ट्रीटमेंट की जरूरत नहीं है कि वो लुप्त होने की कगार पर हो, ऐसा कुछ भी नहीं है, उनको सामान्य जीवित बोला जाता है, सामान्य प्रजातियां, जैसे कि मवेशियां, जैसे कि भैंस और भैंसें हो गई, या जिराफ हो गए, और भी ऐसे जगह की कुत्ता हो गई, बिल्ली हो गई, ये सब मवेशियां कैसे हैं, ये साल, चीड़, कृंतक आदि, चील वगैरह हो गए, पक्षी वगैरह हो गए, जो कब खत्म होने की कगार पर नहीं है, कुछ कुछ प्रजातियां, तो जो क्या है सामान्य प्रजाति है। संकटग्रस्त प्रजाति है, जो प्रजातियां लुप्त होने की कगार पर, यानी कि इनके जीवन पर संकट है, बिल्कुल लास्ट स्टेज पर कुछ ही पशु पक्षियां बचे हैं, अगर ये भी खत्म हो गए तो ये पूरी प्रजाति खत्म हो जाएगी, उसको बोलते हैं संकटग्रस्त। जो प्रजातियां लुप्त होने के कगार पर हो उसे संकटग्रस्त प्रजाति कहते हैं। उदाहरण काला हिरण, मगरमच्छ, भारतीय जंगली गधा, अच्छा ये भी है क्या, भारतीय गेंडा, शेर पूंछ वाला बंदर, संगाई मणिपुर हिरण आदि, ये सब कैसे हैं संकटग्रस्त प्रजातियां, यानी खत्म होने की कगार पर हैं। और ये क्या है सुभेद प्रजातियां, जब किसी प्रजाति की जनसंख्या इतनी कम हो जाए कि उनके लुप्त होने की प्रबल संभावना हो जाए उसे सुभेद प्रजाति कहते हैं। बिल्कुल ही मतलब ऐसा लगे कि हाँ यार दो चार ही बचे हैं, अब तो बचे ही नहीं है। नीली भेड़, एशियाई हाथी, गंगा की डॉल्फिन, ये ऐसी हैं जिनको बिल्कुल लुप्त होने की कगार पर है। दुर्बल प्रजातियां, जब किसी प्रजाति की संख्या इतनी कम हो जाए कि उसे संकटग्रस्त या सुभेद होने का खतरा उत्पन्न हो उसे दुर्बल प्रजातियां कहते हैं। उदाहरण हिमालय में भूरे भालू, एशियाई भैंस, रेगिस्तानी लोमड़ी, हॉर्नबिल आदि, यानी कि जो ऐसा लगे कि इनकी यार प्रजातियां खत्म हो सकती है इनकी प्रजातियां, क्योंकि धीरे धीरे ये कम होते हुए जा रहे हैं। स्थानीय प्रजातियां, कुछ प्रजाति केवल किसी खास भौगोलिक क्षेत्र में पाई जाती हैं, ऐसी प्रजाति को उस क्षेत्र की स्थानीय प्रजाति कहते हैं। उदाहरण अंडमान टील, निकोबार के कबूतर, अंडमान के जंगली सुअर, अरुणाचल प्रदेश के मिथुन आदि, ये सब स्थानीय प्रजातियां हैं कि इस स्थान पर मिलेगी, इस स्थान पर मिलेगी और इस स्थान पर नहीं मिलेगी, इस तरीके से। लुप्त प्रजातियां, जो लुप्त हो चुकी हैं, प्रजाति जो अब नहीं पाई जाती लुप्त प्रजातियां कहलाती हैं, जो खत्म हो चुकी हैं। कई प्रजाति किसी खास स्थान, क्षेत्र, देश, महादेश या पूरी धरती के विलुप्त हो जाती हैं। उदाहरण एशियाई चीता, गुलाबी सिर वाला बतख आदि, ये खत्म, कुछ जगह पर तो बिल्कुल खत्म हो चुके हैं। ये जो पशु, ये जो वन्य जीव हैं, ये बिल्कुल कुछ जगह पर तो बिल्कुल खत्म ही। चलिए अगला क्या है, वनस्पति जात और प्राणी जात के ह्रास के कारण क्या है। तो कृषि में विस्तार, भारतीय वन सबसे पहला क्या है, कृषि में विस्तार। भारतीय वन सर्वेक्षण के आंकड़े के अनुसार 1951 से 1980 के बीच में 2,62,000 वर्ग किलोमीटर से अधिक के वन क्षेत्र को कृषि भूमि के बदल दिया गया। इसके साथ ही आदिवासी क्षेत्रों में एक बड़े भूभाग को झूम खेती, पेड़ों की कटाई के नुकसान पहुंचा। ठीक है। सर्वधन वृक्षारोपण क्या होता है, जब व्यावसायिक महत्व के किसी एक प्रजाति के पादपों का वृक्षारोपण किया जाता है तो इसके सर्वधन वृक्षारोपण कहते हैं। ठीक है। भारत के कई भागों में सर्वधन वृक्षारोपण किया जाता है ताकि कुछ चुनिंदा प्रजातियों को बढ़ावा दिया जा सके, जिससे अन्य प्रजातियों का उन्मूलन हो गया, जिससे अन्य प्रजातियों का क्या हो गया, उन्मूलन हो गया, यानी अन्य प्रजातियां खत्म हो गई और किसी एक प्रजाति जो एक प्रजाति जिसके लिए इसका बिजनेस के लिए प्रयोग किया गया, व्यवसाय के लिए प्रयोग किया जाए, उसको ज्यादा बढ़ावा दिया गया, उसको लगाया गया, उसका वृक्षारोपण किया गया। ठीक है। और उसको दिया गया तो फिर और बाकी की प्रजातियों को क्या हो गया, उन्मूलन हो गया, यानी और प्रजातियों को खत्म हो गई धीरे धीरे। विकास परियोजना, आजादी के बाद से बड़े पैमाने वाली कई विकास परियोजनाओं को मूर्त रूप दिया गया, इससे जंगलों को भारी क्षति का सामना करना पड़ा। ठीक है। 1951 से आज तक नदी घाटी परियोजनाओं के कारण 5,000 वर्ग किलोमीटर से अधिक वनों को सफाया हो चुका है। अब जब देखो कहीं ना कहीं विकास होगा तो कहीं ना कहीं तो लॉसेस होंगे। अगर आजादी के बाद बड़े पैमानों पर विकास हुए, योजनाएं बनाई गई, परियोजनाएं बनाई गई, बांध बनाए गए, घाट बनाए गए, इससे क्या हुआ कि जंगलों का नुकसान हुआ। क्या क्या जहां कहीं से भी जो जगह निकाली जाती थी उस जगह को खत्म करके उस जगह पर वो नया कुछ विकास बना किया जाएगा, परियोजनाओं के मूर्त रूप दिया गया और इससे जंगलों का भारी नुकसान करना पड़ा। 1951 से आज तक नदी घाटी परियोजना जितनी भी बनाई गई है उसमें 5,000 वर्ग किलोमीटर का एरिया का लॉस हो गया, यानी कि जहां पर परियोजना बनानी है उस जगह के पेड़ पौधों को काट के उस जगह को इस्तेमाल नहीं करके वहां पर परियोजना बना दी। ऐसे धीरे धीरे कितनी अब तक खत्म हो चुकी है, तमाम बांध बनाए गए। खनन से कई क्षेत्रों में जैविक विविधता को भारी नुकसान पहुंचा। उदाहरण पश्चिम बंगाल के बक्सर टाइगर रिजर्व में डोलोमाइट का खनन हुआ, इसमें क्या हुआ, जैविक विविधता को भारी नुकसान पहुंचा हमारी को। यानी कि संसाधनों का असमान बंटवारा, अमीरों और गरीबों के बीच संसाधनों का असमान बंटवारा होता है, इससे अमीर लोग संसाधनों का दोहन करते हैं और पर्यावरण को अधिक नुकसान पहुंचाते हैं। यानी कि वो क्या करते हैं, अपने हिसाब से संसाधनों का यूज करते हैं जिससे पर्यावरण को क्या पहुंचता है, नुकसान पहुंचता है। अमीर लोग जिस हिसाब से यूज करते हैं। ये पीडीएफ आप सिर्फ नॉर्मली अगर पढ़ भी लोगे ना तो भी समझ में आ जाएगी, इतनी शॉर्ट वे में और इतनी आसान भाषा में लिखी हुई है।
कम होते संसाधनों के सामाजिक प्रभाव क्या है? संसाधनों के कम होने से समाज पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ते हैं। जब संसाधन कम होंगे तो कैसे प्रभाव पड़ेंगे? प्रतिकूल ही प्रभाव पड़ेंगे, और इसमें ज्यादा तो कोई अनुकूल प्रभाव तो होने से रहा। कुछ चीजें इकट्ठा करने के लिए महिलाओं पर अधिक बोझ होता है, जैसे ईंधन, चारा, पेयजल और अन्य मूलभूत चीजें। इन संसाधनों की कमी होने से महिलाओं को अधिक काम करना पड़ता है। जैसे कि अगर संसाधनों की कमी होगी तो महिलाओं को काम ज्यादा करना पड़ेगा। कुछ गांव में पीने का पानी लाने के लिए महिलाओं को कई किलोमीटर पैदल चलकर जाना होता है। बिल्कुल, ये तो सत्य बात है। तो क्या हुआ? कम होने से संसाधनों में सामाजिक प्रभाव क्या पड़ रहा है? वनमूलन से बाढ़ और सूखा जैसी प्राकृतिक विविधताएं बढ़ जाती हैं। अगर वनों को खत्म कर देंगे, पेड़ पौधों को खत्म कर देंगे, जंगलों को खत्म कर देंगे, तो सूखा और बाढ़ जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ता है, जिससे क्या होता है? हास ही होता है, जिससे गरीबों को काफी कष्ट होता है। वनमूलन से संस्कृति विविधताओं में भी कमी आ जाती है। कुछ लोग अपने पारंपरिक तौर तरीकों से जीवन यापन करने के लिए वनों पर निर्भर रहते हैं। ऐसे लोगों को वनमूलन के कारण जीविका के नए संसाधनों की तलाश में निकलना पड़ता है। इस प्रक्रिया में उनकी जड़ें छूट जाती हैं और इन्हें अपने पारंपरिक आवास और संस्कृति को छोड़ने को विवश होना पड़ता है। यानी वहां से फिर क्या करना पड़ता है? छोड़ना पड़ता है। जगह छोड़ के जानी पड़ेगी। जब पूरा प्रॉपर साधन नहीं मिल रहा है तो उस जगह को छोड़कर जाना पड़ेगा। वन्य जीव संरक्षण, ठीक है, वन्य जीव संरक्षण यानी रिजर्वेशन, सॉरी उसको क्या बोलते हैं? वन्य जीव संरक्षण, भारतीय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972, ठीक है। 1960 और 1970 के दशक में पर्यावरण संरक्षण को वन्य जीव की रक्षा के लिए नए कानून मांग की थी। उनकी मांगों को मानते हुए सरकार ने भारतीय वन्य जीव रक्षण अधिनियम 1972 को लागू किया। इस अधिनियम के तहत संरक्षित प्रजातियों को एक अखिल भारतीय सूची तैयार की गई। बची हुई संकटग्रस्त प्रजातियों के शिकार पर पाबंदी लगा दी गई और वन्य जीवन के व्यापार पर रोक लगाया गया। वन्य जीवन के आवास को कानून सुरक्षा प्रदान की गई। कई राज्य सरकारों और केंद्र सरकारों ने नेशनल पार्क और वन्य जीव अभ्यारण्य बनाए। कुछ खास जानवरों की सुरक्षा के लिए कई प्रोजेक्ट शुरू किए गए, जैसे प्रोजेक्ट टाइगर रिजर्व, जिसको बोलते हैं रिजर्व, वन्य संरक्षण रिजर्व बनाए गए। हुआ यूं कि 1960 से 1970 के दशक में पर्यावरण संरक्षकों ने, जो पर्यावरण के संरक्षक, उन्होंने गवर्नमेंट से मांग की हमारी सुरक्षा के लिए कुछ होना चाहिए। तो उन्होंने कानून बनाए। कानून कुछ ऐसे थे कि कुछ जो प्रजातियां खत्म हो रही है उनको संरक्षण दिया जाएगा। उनके लिए संस्थाएं बनाई जाएगी। कुल मिला के उनके लिए क्या बनाई जाएगी? संस्था बनाई जाएगी जो उनकी देखभाल करेंगी। और शिकार पर रोक लगाया गया कि शिकार नहीं होना चाहिए, ठीक है। इस तरीके के कानून बनाए जिससे कि जो प्रजातियां खत्म हो रही हैं उनका हम पालन पोषण करके उन प्रजातियों को बनाए रखें, ठीक है। उनको क्या दिया गया? सुरक्षा दी गई। संरक्षण के लाभ क्या है? संरक्षण से कई लाभ होते हैं। इससे परिस्थिति की विविधताओं को बचाया जा सकता है। इससे हमारे जीवन के लिए जरूरी मूलभूत चीजें जैसे जल, हवा, मिट्टी का संरक्षण भी होता है। काफी चीजों का जब संरक्षण करोगे किसी चीज का तो हमारे लिए उनसे फायदा है। जैसे वन का संरक्षण करोगे, पेड़ पौधों का संरक्षण करोगे तो उससे शुद्ध हवा मिलेगी, ऑक्सीजन अच्छा मिलेगा, ठीक है। और भी सारी चीजें हैं जिनसे बढ़िया चीजें मिलेंगी। और जहाँ पेड़ पौधे ज्यादा होंगे तो उस जगह पर बरसात होगी, तो सूखा की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। तो ऐसी समस्याएं नहीं उत्पन्न होंगी और हमारा जीवन अच्छे से चलता रहेगा। तो इससे क्या? संरक्षण से फायदा ही फायदा है। अपनी सेफ्टी करोगे तो फायदा ही फायदा होगा कि नहीं होगा? जैसे मान के चलो बिना हेलमेट की गाड़ी चलाओगे, यानी अपना संरक्षण नहीं कर रहे हो, तो कहीं गिर जाओगे तो सबसे पहले माइंड में चोट आएगी। माइंड में चोट आएगी तो समझो पूरा सिस्टम ही खराब हो जाएगा, क्योंकि पूरा सिस्टम चल कहां से रहा है? माइंड से तो चल रहा है। तो माइंड अगर अपने संरक्षण के लिए आप हेलमेट लगाते हो तो अपनी सुरक्षा करोगे, उससे कितने फायदे हैं। तो ऐसे ही अगर आप संरक्षण करोगे तो कई लाभ होते हैं उसके। सरकार द्वारा वनों का वर्गीकरण कर दिया गया है। आरक्षित वन, जिस वन में शिकार और मानव गतिविधियों को पूरी तरह से प्रतिबंधित कर उसे आरक्षित वन कहते हैं। यानी कि ना तो शिकार होगा ना मानव गतिविधियों की कोई भी प्रक्रिया उसमें नहीं होगी। कुल वन क्षेत्र के आधे से अधिक को आरक्षित वन का दर्जा दिया गया है। संरक्षण की दृष्टि से इन्हें सबसे बहुमूल्य माना जाता है। संरक्षण की दृष्टि से इन्हें सबसे ज्यादा बहुमूल्य नहीं माना जाता है आरक्षित वनों को। रक्षित वन, जिस वन में शिकार और मानव गतिविधियों पर प्रतिबंध हो लेकिन यह उस वन पर निर्भर रहने वाले आदिवासियों पर लागू ना होता हो, ऐसे वनों को रक्षित वन कहते हैं। यानी कि प्रतिबंध तो है लेकिन जिस वन में वो लोग रह रहे हैं उन पर प्रतिबंध नहीं है, वो अपने हिसाब से अपने लाइफ को रह सकते हैं। इस तरीके से शिकार करना चाहेंगे तो शिकार भी करेंगे, ठीक है। कुल वन क्षेत्र के एक तिहाई हिस्से को रक्षित वन का दर्जा दिया गया है। रक्षित वनों को आगे होने वाले नुकसान से बचाया जाता है। अब वर्गीकृत वन, यानी जिनको वर्गीकृत नहीं किया गया है, जो वन ऊपर की दो श्रेणियों में नहीं आते उन्हें अवर्गीकृत वन कहा गया है। यानी जो बिल्कुल खाली पड़े हैं, बिल्कुल फालतू है, उनमें कोई भी प्रकार का प्रतिबंध नहीं है, आप जाकर के शिकार कर सकते हो। जैव विविधता को बढ़ावा देना, जैव विविधता को बढ़ाना। अब कुछ गिने चुने कारकों पर ध्यान देने की बजाय पूरी जैव विविधता पर ध्यान दिया जाता है। इसका असर यह हुआ है कि अब न केवल बड़े स्तनधारियों पर ध्यान दिया जाता है बल्कि कीटों पर भी ध्यान दिया जाने लगा है। 1980 से 1986 के वन्य जीव अधिनियम के बाद नई अधिसूचनाएं जारी की गई। इन अधिसूचनाओं के अनुसार अब कई 100 तितलियों, मॉथ, बीटल एंड ड्रैगन फ्लाई को भी रक्षित जीवों की श्रेणी में रखा गया है। 1991 में इस लिस्ट में पादप की 6 प्रजातियों को भी
रखा गया है। मतलब जो बड़े बड़े जीव थे उनके अलावा भी छोटे छोटे जीवों पर भी ध्यान दिया जा रहा है। छोटे छोटे जीव हैं जिन पर ध्यान दिया जा रहा है जो नष्ट ना हो, जैसे कि मॉथ, बीटल और एक ड्रैगन फ्लाई नाम की कोई एक तितलियां हैं, 100 तितलियां जिनमें इनको रक्षित किया जा रहा है, इन पर ध्यान दिया जा रहा है। समुदाय और संरक्षण, इस बात को अब कई स्थानीय समुदायों ने भी मान लिया है कि संरक्षण से उनके जीवन यापन को लंबे समय तक सुरक्षित रखा जा सकता है। इसलिए अब कुछ लोग कई जगहों पर सरकार के संरक्षण के प्रयासों के साथ भागीदारी कर रहे हैं। बिल्कुल सही बात है, तो वो लोग भागीदारी करेंगे, सरकार का सपोर्ट करेंगे, वन्य जीवों का वो भी संरक्षण करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, पर्यावरण अच्छा रहेगा, प्रदूषण नहीं होगा, हमारे लिए अच्छा, तुम्हारे लिए अच्छा, सबके लिए अच्छा रहेगा। राजस्थान के सरिस्का टाइगर रिजर्व में गांव के लोगों ने खनन के खिलाफ लड़ाई लड़ी है। कई गांव के लोग तो अब वन्य जीवों के आवास की सुरक्षा करने के क्रम में सरकारी हस्तक्षेप को भी अनदेखी कर रहे हैं। इसका एक उदाहरण अलवर जिले में देखने को मिलता है। इस जिले के 5 गांव ने 1200 हेक्टेयर वन को भैरवदेव डाकअप सेंचुरी घोषित कर दिया है। वहां के लोगों ने वन्य जीव की रक्षा के लिए अपने ही नियम और कानून बनाए हैं। मतलब उन्होंने गवर्नमेंट के कोई नियम कानून को सबको अलग कर दिया है अपने हिसाब से। वहां पे 5 गांव के लोगों ने 1200 हेक्टेयर जमीन को सुरक्षित करने का जो एक सेंचुरी घोषित कर दिया गया है, भैरवदेव डाकअप सेंचुरी घोषित कर दिया गया है, जिसमें वन्य जीवों की रक्षा के लिए अपने ही नियम और कानून बनाए। उन्होंने गवर्नमेंट के नियम कानून को कोई भी फॉलो नहीं है। हिंदू धर्म और कई आदिवासी समुदाय में प्रकृति की पूजा की पुरानी परंपरा रही है। जंगलों में पवित्र पेड़ों में झुरमुट इसी परंपरा की एक गवाही देता है। वनों में ऐसे स्थानों को मानव गतिविधियों के अछूता रखा जाता है। छोटा नागपुर के मुंडा और संथाला लोग महुआ और कदम की पूजा करते हैं। इसी तरह उड़ीसा और बिहार के आदिवासी शादी के मौके पर इमली और आम की पूजा करते हैं। बंदरों को हिंदुओं के देवता हनुमान का वंशज माना जाता है। अधिकांश स्थानों पर इसी मान्यता के कारण बंदरों और लंगूरों को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया जाता है। राजस्थान के बिश्नोई गांव में चिंकारा, नीलगाय और मोर को पूरे समुदाय का संरक्षण मिलता है और कोई उनको नुकसान नहीं पहुंचाता। संरक्षण कार्य में समुदाय की भागीदारी एक अच्छा उदाहरण है। ये तो आपको क्लियरली समझ में आ रहा है क्या लिख रहा है इसमें। चिपको आंदोलन टेहरी और नवोदय के बीच बचाओ आंदोलन है। बीज बचाओ आंदोलन किया गया। बीज बचाओ संगठनों ने यह दिखा दिया है कि रासायनिक उर्वरकों के प्रयोग के बिना भी विविध अनाजों की पैदावार करना आर्थिक रूप से संभव है। स्थानीय समुदाय द्वारा संरक्षण में भागीदारी का एक और उदाहरण है ज्वाइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट। यह कार्यक्रम उड़ीसा में 1988 में चल रहा है। इस कार्यक्रम के तहत गांव के लोगों अपनी संस्था का निर्माण करते हैं और संरक्षण संबंधी क्रियाकलापों पर काम करते हैं। उसके बदले में सरकार द्वारा उन्हें कुछ वन संसाधनों के इस्तेमाल का अधिकार मिल जाता है। उन्हें कुछ वन संसाधनों के अधिकार का जो है प्रोजेक्ट टाइगर इंपोर्टेंट है सबसे ज्यादा इसमें। प्रोजेक्ट टाइगर क्या है? बाघों को विलुप्त होने से बचाने के लिए किया गया है। 1973 में शुरू किया गया था। 20वीं सदी की शुरुआत में बाघों की कुल आबादी 55,000 थी, जो 1973 में जो क्या है 1973 में घटकर 1827 हो गया। यानी धीरे धीरे जो भी कम होते हुए जा रहे हैं। बाघ की आबादी के लिए खतरे क्या है ये सब आप आसानी से पढ़ सकते हो। पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम पर चले जाओ, वहां पर आपको ये पीडीएफ मिल जाएगी। ठीक है, तो इतना सा ही था। ये टॉपिक ज्यादा बड़ा नहीं था। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कोई डाउट क्वेरी होती है तो मुझे कमेंट करके आप बता सकते हो। मिलते हैं अगली क्लास के अंदर।